हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको छठा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, जिसका मीन्स वंशानुगति का आणविक आधार होता है। अर्थात हमारे वंशानुगति में उसका बेस क्या है, उसका क्या मॉलिक्यूलर बेस है, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारे माता पिता से हम में जो प्रॉपर्टी आ रही है उसका बेस क्या है, किस आधार पे आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ जा रहा है। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर 6 में, जो कि यूनिट सेकेंड है और उसका चैप्टर नंबर 6 है। 5 हमने करवा दिया है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई है, किसने किया, किस आधार पे किया, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप इससे पहले 5 चैप्टर में मेंडल्स के बारे में पढ़े थे कि मेंडल्स जो है, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो उन्होंने कौन सा वर्क किया और क्या उनसे त्रुटि रह गई जो उन्होंने नहीं कर पाया, और आगे क्या क्या हुआ, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज होने से पहले ये जानते हैं कि जॉर्ज मेंडल जो थे, जिसको ग्रेगरी जॉन मेंडल बोलते हैं हम लोग, ये 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांत को दिया था। अर्थात मेंडल्स 1866 में जेनेटिक्स के कुछ लॉ दिए, जैसे आपने मेंडल्स के दोनों लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 प्रकार के लॉ थे, जो कि एक मोनोहाइब्रिड और दूसरा डायहाइब्रिड को डिनोट करता था। जिसमें एक लक्षण, फर्स्ट जो रूल्स था, लॉ था, उसमें एक ही जाति के लक्षणों को लिया गया था, और जब सेकेंड पढ़े तो उसमें 2 अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टी को लिया गया था। तो उन्होंने यह आनुवंशिकता के सिद्धांत को दिया, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये आनुवंशिक गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है, उसको ले जाने वाला कौन है। अर्थात जो आनुवंशिक गुण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है, उसको कौन ले जा रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल है क्या, उन्होंने यह डिफाइन नहीं किया था। लेकिन सन 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मीसर, उन्होंने केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले एक पदार्थ की खोज की, जिसे न्यूक्लिन कहा। अर्थात मेंडल्स के दिए गए लॉ में उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस आनुवंशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी कौन लेके जाता है और वह मटेरियल है क्या। लेकिन 1869 में फ्रेडरिक मीसर जो है, उन्होंने ये बताया कि केंद्रक के भीतर जो है एक न्यूक्लिन नामक पदार्थ होता है, और उसके बाद आनुवंशिक वंशानुगति के आणविक आधार की खोज हुई सन 1926 ईस्वी में। मतलब उसके बाद 1926 में जाकर के इस मॉलिक्यूलर बेस की खोज हुई। तो मेंडल्स जो है, उनमें भी त्रुटि पाई गई, उन्होंने नहीं बता पाया कि भाई जेनेटिक मटेरियल है क्या। फ्रेडरिक मीसर, उन्होंने बताया कि भाई 2-3 साल बाद जो है कि न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है, उसके अंदर न्यूक्लिन जो है पाया जाता है, और उसके बाद 1926 में जाके इस मॉलिक्यूलर बेस की खोज हुई। अब इस मॉलिक्यूलर बेस के आधार पर हम लोग जेनेटिक मटेरियल्स का ज्ञान लेते हैं। वह जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में डीएनए पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। और एक दूसरा जो मटेरियल होता है, आपने सुना होगा आरएनए,
जो कि कुछ वायरसों में पाया जाता है, यह हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता। तो अब हम लोग डीएनए के बारे में अध्ययन करते हैं कि यह डीएनए होता क्या है। तो डीएनए जो है उच्च आणविक भार वाला जटिल यौगिक होता है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है यह बहुत ही कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में होता है, मतलब जटिल होता है। और यह हमारे कुछ वायरस को छोड़ करके, मतलब कुछ वायरस को ये छोड़ के बाकी जितने भी जीव हैं उसमें आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब हम लोग जितने भी जीव हैं उनमें यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, और बशर्ते और जो भी वायरस हैं उनको छोड़ करके यह होता है। और यह जो है अनेक छोटे छोटे इकाइयों का बना होता है, अर्थात डीएनए जो है यह डायरेक्ट वे में नहीं बना है। जब कम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है। तो इन यूनिटों को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और आप जानते होंगे कि लगभग 2 लाख न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तब जाके एक डीएनए अणु का निर्माण होगा। अर्थात एक डीएनए अणु का निर्माण होने के लिए ये 2 लाख न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे इकाई आपस में मिलके तब एक जाके डीएनए अणु का निर्माण करेंगे। और जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी कुछ किसी चीज़ से मिलके बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड जितने भी हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब पहले तो डीएनए देख लिए कि 2 लाख न्यूक्लियोटाइड से एक डीएनए अणु बना, फिर ये न्यूक्लियोटाइड भी आपस में 3 प्रकार के अणु से बनते हैं। कौन कौन? तो शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजिनस बेस भी, ये 3 अणु जो हैं आपस में मिलकर के तब ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और नाइट्रोजिनस बेस भी आगे 2 भाग में बटे हुए हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन? तो प्यूरीन बेस और पायरिमिडीन बेस। तो आपने देखा कि 2 लाख न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाया, इसको हम एक रेखांकित रूप में दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये लगभग 2 लाख न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो एक डीएनए अणु का निर्माण करेंगे। तो 2 लाख न्यूक्लियोटाइड्स, तो हम प्रत्येक एक न्यूक्लियोटाइड्स को आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में 3 प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन? तो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस भी आगे 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? तो प्यूरीन बेस, पायरिमिडीन बेस। ठीक है, तो प्यूरीन बेस, पायरिमिडीन बेस मिलकर नाइट्रोजिनस बेस का निर्माण किया। इन तीनों ने मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया, और ऐसा 2 लाख न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के डीएनए अणु का निर्माण किया। तो प्यूरीन बेस भी आगे 2 भाग में और पायरिमिडीन भी आगे 2 भाग में बटा। प्यूरीन बेस जिसको एडेनिन और गुआनिन के रूप में देख रहे हैं, और ये थायमिन और साइटोसिन के रूप में पायरिमिडीन बेस बटा हुआ है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में याद रखते हैं तो ए, जी, टी और सी, ऐसे AGCT के रूप में आप याद कर सकते हैं। तो ये 4 बेस पेयर हो गए, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के बेस पेयर हैं जिनसे मिलकर नाइट्रोजिनस बेस का निर्माण हो जाता है। अब ये चारों बेस से ही पूरा डीएनए अणु सजा होता है, और इन 4 बेस पेयर का ही एक प्रकार का क्या होता है? लाइनिंग होता है, जिनके आधार पर पूरे डीएनए का निर्माण होता है। तो एडेनिन और गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों बेस पेयर डीएनए में पाया जाता है। अब हम लोग जो है डीएनए के स्ट्रक्चर या उसके साइलेंट फीचर्स को देखते हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के विशिष्ट लक्षण क्या हैं और इनकी संरचना किस प्रकार की है? तो इनकी संरचना जो एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है, अर्थात दोहरी कुंडलित रचना होती है, जिसको वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने 1953 ईस्वी में बताया था, और उन्होंने एक मॉडल का प्रतिपादन किया, इन्हें हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं, मतलब दोहरी कुंडलित संरचना के नाम से जानते हैं। और इस मॉडल के अनुसार
डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है यह निम्न प्रकार की होती है। तो सबसे पहला क्या होता है ये देखते हैं कि डीएनए जो होता है उसके न्यूक्लियोटाइड्स दो लंबी लड़ियों का बना होता है, अर्थात डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है दो स्ट्रैंड का बना होता है, लंबी लड़ी का बना होता है, और दोनों लड़ियां जो है वह कुंडलित रूप से लिपटी रहती है, अर्थात एक दूसरे से सर्पिला आकार में वह कुंडलित होता है और एक सर्किल नुमा रचना बनाता है। तो जिससे क्या होता है कि एक छोटा सा गड्ढा और एक बड़ा सा गड्ढा उसमें बन जाता है। तो जो बड़ा सा गड्ढा बनता है उसको डीप ग्रूव और जो छोटा सा बनता है उसे शैलो ग्रूव के नाम से जानते हैं। और इन दोनों से एक टर्न का निर्माण होता है। तो दोनों लड़ियां जो है एक दूसरे से एक डीप ग्रूव और एक शैलो ग्रूव बनाती है जो कि एक टर्न के रूप में निर्मित होता है। और इसमें एक टर्न की लंबाई जो है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये चीज़ आप फिगर से समझिएगा। जब फिगर हम दिखाएंगे तो आपको ये बता देंगे कि वह एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो है किस प्रकार से डिस्टेंस में रहता है और एक टर्न की लंबाई 34 कैसे होती है और इसकी चौड़ाई जो है 20 एंगस्ट्रॉम, अर्थात जब वह सर्किल नुमा में घूमेगा तो वह क्या है कि एक डायमीटर बनाते हुए घूमता है। तो जब डायमीटर बनेगा तो सर्किल का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में रहेगा और इसका जो त्रिज्या होगा वह 10 एंगस्ट्रॉम के रूप में होगा। तो देखते हैं तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जब 20 है चौड़ाई तो यह 10 हो जाएगा। और दोनों लड़ी बेसिक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, अर्थात दोनों लड़ी जो है, जैसे आप देखते होंगे सीढ़ी जो है, सीढ़ी बीच में एक फट्टी से जुड़ा होता है। तो ये जो फट्टी से जुड़ा हुआ दोनों उसका बांस है वह दोनों लड़ी हो गया और ये जो फट्टी हो गया यह उसका क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका बेस पेयर से कंटेंट होता है। एक लड़ी का प्यूरीन बेस दूसरे लड़ी के पायरिमिडीन बेस से, मतलब इस साइड जो है एक लड़ी का यह साइड प्यूरीन बेस होगा तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा पायरिमिडीन बेस हो जाएगा। तो ए टी से जुड़ता है या टी ए से जुड़ेगा, जी सी से जुड़ेगा या सी जी से जुड़ेगा। मतलब ए और टी क्या होता है एडेनिन थाइमिन। एडेनिन का कॉम्बिनेशन हमेशा थाइमिन के साथ होगा या थाइमिन का कॉम्बिनेशन हमेशा एडेनिन, जो कि बेस पेयर आपने देखा था ए जी सी टी। तो ए टी के साथ जी सी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड किस प्रकार का बनता है तो देखते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। उसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। देख सकते हैं यह दो प्रकार का स्ट्रैंड है, फर्स्ट स्ट्रैंड सेकेंड स्ट्रैंड। ये पेंटोज शुगर होता है जो कि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो उसमें कार्बन एटम्स के आधार पर जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो वह राइबोज शुगर का निर्माण करता है। तो यह पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन इसमें जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 को डिनोट कर रहा है। तो ये पेंटोज शुगर है और इससे फॉस्फेट जुड़ा होता है, और यह जो है एडेनिन का बेस है और यह थाइमिन का बेस है। और आपको हम बताए हैं यह एक सीधा लड़ी होता है और एक विपरीत लड़ी होता है। तो जब इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक प्यूरीन बेस और एक पायरिमिडीन बेस से जुड़ेगा और एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। इसी का अपोजिट कर दे तो थाइमिन एडेनिन से भी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। लेकिन गुआनिन और साइटोसिन की चर्चा करेंगे तो यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इसी प्रकार डायग्राम आगे बढ़ते जाता है और यह बहुत ही बड़ा चेन होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका जो काउंटिंग होता है 1 2 3 4 और 5। उसी तरह यह 3 यहाँ पे आता है, फॉस्फेट अणु से जुड़ता है, यह एक कॉम्बिनेशन बनाए रखता है। अब आगे देखते हैं
इसके कुछ सिंबल्स हैं, डबल अगर रहा तो प्यूरिन बेस, सिंगल रहा तो पाइरिमिडिन बेस। और ए को एडेनिन, जी को गुआनिन, सी को साइटोसिन, टी को थायमिन, और बड़ा सा बोल्ड है तो यह फॉस्फेट को डिनोट कर रहा है। डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब क्या कि यह पेंटोज शुगर को डिनोट कर रहा है। अब हम डीएनए के हेलिक्स मॉडल को देखते हैं। इस मॉडल को ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रैंड फर्स्ट, स्ट्रैंड सेकेंड, और यह यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो ये एक बेस पेयर में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एडेनिन और थायमिन एक प्रकार के सर्किल नुमा रचना में घूम रहा है। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी टोटल 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा, और यहाँ से इसका 10 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। और एक पेयर में एक टर्न जो पूरा लेता है तो हर एक में 5-5 का सेट होता है। तो यहाँ से देख लेते 1 2 3 4 और बीच वाला 5 6 7 8 9 और 10, मतलब एक टर्न में 10 बेस पेयर आपस में जुड़े होते हैं। और टर्न में एक छोटा सा ग्रुप होता है और एक बड़ा सा ग्रुप होता है। ये छोटे वाले ग्रुप को हम लोग माइनर ग्रुप बोलते हैं, बड़े वाले ग्रुप को बोलते हैं मेजर ग्रुप। मतलब छोटा सा गड्ढा है तो माइनर, बड़ा सा है तो मेजर ग्रुप हो गया। अब ये बेस पेयर है, इन दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और ऐसे 10 बेस पेयर हैं तो 3.4 इंटू 10 कर देते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से यह डीएनए का मॉडल हम लोग देखते हैं, और इसी प्रकार से आपको बनाना भी है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक छोर से शुरू करते हैं और कम्प्लीटली इसको टर्न सेम डिस्टेंस बनाते हुए करते हैं, और इसी प्रकार फिर सेकेंड लाइन जो खींचेंगे इसी प्रकार से खींचते हैं और फिर टर्न करते हैं। तो 1 टाइम सब जब बनाइएगा तो धीरे धीरे बनेगा। हम फिगर को थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं जिससे आपको बनाने में सुविधा होगी। आप धीरे धीरे इसको बनाइएगा। यहाँ से आप इसको डिनोट कर सकते हैं 5 डैश और इस साइड 3 डैश। इसका अपोजिट जो जाएगा वो फिर 5 डैश हो जाएगा, इसका अपोजिट जो जाएगा वो 3 डैश हो जाएगा। इस प्रकार से यह एक पूरे डीएनए का मॉडल बनता है, और हर एक में यह 4-4 ओनली 5-5 का बेसिंग पेयर कनेक्टर होता है। ये आपस में जुड़े होते हैं। GC-TA जब भी गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। ये मेजर ग्रुप का निर्माण कर रहा है, और ये सर्किल नुमा रचना बन रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं इसको 2 भाग में हमने बांट दिया। 2 भाग, दोनों भाग पूरे का डायमीटर अगर लेते हैं तो यह 20 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस लेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब हम लोग जो है, और यह मॉडल क्या हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब जो है हम लोग इसके फंक्शन को देखते हैं। तो डीएनए के कार्य क्या हैं ये देख लेते हैं हम लोग कि डीएनए का कार्य क्या है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि यह सभी आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में एकत्रित होती है। अर्थात जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमारे माता पिता से हम लोगों में आते हैं तो वह डीएनए में ही एकत्रित होता है। दूसरा क्या होता है कि उत्परिवर्तन अचानक होने से, मतलब म्यूटेशन, मतलब हमारे जो जीन्स हैं उसमें परिवर्तन अचानक होते हैं तो वंशानुगत परिवर्तन होते हैं, और जो डीएनए में परिवर्तन के कारण होते हैं। मतलब डीएनए में अगर परिवर्तन होता है तो वंशानुगत परिवर्तन भी हो जाता है। मतलब माता पिता से कुछ स्पेशल लक्षण हम लोगों में चेंजिंग होके आता है, जो कि
माता पिता से हम लोगों में बहुत परिवर्तन को दिखाता है। तीसरा क्या है कि जीन को या उनके प्रदर्शन को प्रवर्तित करके दोषपूर्ण आनुवंशिकता व विकृतियों को ठीक करने की संभावना होती है। मतलब जीन हो या उसके प्रदर्शन हो, रेगुलेशन, उसमें अगर परिवर्तन करवाते हैं तो दोषपूर्ण कोई भी जेनेटिक्स में अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो गया है, जीन में विकृति हो गई है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। और चौथा, कोशिकाएं वृद्धि, मतलब सेल का ग्रोथ, उसका डिवीजन या उसमें विभेदीकृत होता है, मतलब उनका टूटना, ये ऊतकों व अंगों को बनाती है। अगर कोई सेल्स ग्रोथ कर रहा है तो सेल से क्या बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन। तो सेल जब ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा, अलग अलग होगा, तो उस आधार पर ही ऊतक का निर्माण होगा और अंग का निर्माण होगा। और इसका लास्ट फंक्शन क्या है, तो पांचवा फंक्शन हम लोग देखते हैं कि डीएनए जो है यह विभिन्न प्रकार के आरएनएज का संश्लेषण करने के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। अर्थात डीएनए अगर आरएनए का निर्माण करेगा तो उसके टेम्पलेट के फॉर्म में, मतलब एक प्रकार का जीरोक्स कॉपी के रूप में कार्य करेगा या सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। उस आधार पर आरएनए का भी संश्लेषण होता है। तो डीएनए से आरएनए भी बनते हैं और डीएनए रेप्लिकेट करता है तो आरएनए की मदद से करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या है और हम लोग डीएनए के बारे में अध्ययन किए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। इसे बार बार देखें तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है। धन्यवाद।